हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर में। पिछली वीडियो में हमने रक्त की सामान्य जानकारी देखी थी, तो चलिए इसके बारे में और अधिक आज समझते हैं। तो आज हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, रक्त के कार्य देखेंगे, रक्त के घटक देखेंगे और रक्त कणिकाएं देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रक्त के कार्य, यानी कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य है। आखिर ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है रक्त। तो सबसे पहले देखिए, CO2 तथा O2 का परिवहन करता है। ऑक्सीजन को हम जब लेते हैं, वातावरण से ग्रहण करते हैं, तो इसको शरीर के अंदर कौन पहुंचाता है? रक्त ही पहुंचाता है। फिर हमारी कोशिकाओं से CO2 बाहर निकलती है, ठीक है। तो उसको बाहर कौन करता है? वो भी हमारे रक्त के द्वारा ही होता है। यानी कि CO2 और O2 का परिवहन कौन करता है? वो भी हमारे शरीर में रक्त ही करता है। दूसरा देखिए, रक्त हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी क्या होती है? प्रतिरक्षा तंत्र। रोगों से सुरक्षा कौन प्रदान करता है? वो भी रक्त ही करता है। आगे देखिए, पोषक तत्वों को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाता है। हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। उन पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों में कौन पहुंचाता है? ये भी रक्त ही कार्य करता है। यानी कि रक्त के 3 प्रमुख कार्य हो गए हमारे शरीर में: कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का परिवहन करना। दूसरा क्या है? हमारे शरीर में एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना और पोषक तत्वों को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना। ये रक्त के प्रमुख कार्य हैं। आगे देखिए, रक्त के घटक, यानी कि रक्त किन किन चीजों से मिलकर बना है, ये होते हैं उसके घटक। यानी कि रक्त किन किन चीजों से मिलकर बना है, उन्हें क्या कहेंगे हम? रक्त के घटक। अब देखिए, रक्त के घटकों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो सॉलिड भाग होता है, एक लिक्विड भाग। सॉलिड जो हमारा, यदि हमारे शरीर के पूरे रक्त को 100% माने, तो उसका 45% रक्त के घटक कौन से होते हैं? सॉलिड, यानी कि ठोस भाग होता है 45%, और द्रव भाग होता है यानी कि लिक्विड भाग 55%। अब सॉलिड भाग के अंदर क्या क्या आते हैं? इसके अंदर रक्त कणिकाएं आती है। यानी कि जो रक्त के घटक है, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड के अंदर रक्त कणिकाएं आती हैं, और रक्त कणिकाएं पूरे रक्त की कितनी परसेंट होती है? 45%। जबकि लिक्विड भाग के अंदर प्लाज्मा आता है, और प्लाज्मा पूरे रक्त का 55% होता है। रक्त कणिकाओं में क्या क्या आती हैं? RBC आती हैं, WBC आती हैं और प्लेटलेट्स आती हैं। जबकि प्लाज्मा के अंदर देखिए, जो हमारा पूरा 55% था, उसका 92% वाटर होता है। यानी कि 92% प्लाज्मा के अंदर 92% पानी होता है। 7.3% प्रोटीन होता है, यानी कि 7.3% प्रोटीन होता है, और कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं, उन्हें अदर्श कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रक्त के घटक हो गए। रक्त के 2 घटक होते हैं, द्रव भाग और सॉलिड यानी कि ठोस भाग। ठोस भाग 45% होता है, लिक्विड भाग 55% होता है। सॉलिड भाग के अंदर रक्त कणिकाएं आती हैं। रक्त कणिका 3 प्रकार की होती हैं: RBC, WBC और प्लेटलेट्स। जबकि प्लाज्मा के अंदर पानी, प्रोटीन और अन्य तत्व आते हैं। ये तो हमारे रक्त के कार्य हो गए और रक्त के घटक हो गए, ठीक है। आगे देखिए, अब रक्त कणिकाएं, ध्यान से समझना, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं रक्त कणिकाओं से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे RBC। आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड कार्पल्स। अब बच्चे क्या कहते हैं? सेल्स। सेल्स नहीं होती, यदि सेल्स होते तो कोशिकाएं लिखते, ठीक है। तो ये क्या होती है? रेड ब्लड कार्पल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। हिंदी में बात करें तो लाल रक्त कणिकाएं, और पूरे फुल फॉर्म की बात करें तो रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। तो इसका अन्य नाम या इसका वैज्ञानिक नाम भी है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का अन्य नाम या वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आरबीसी का रंग कैसा होता है। आरबीसी का रंग लाल होता है, और आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आरबीसी का। आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है, और आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन का स्वयं का रंग कैसा होता है?
इसका बैंगनी होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का स्वयं का रंग बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? हेरियम पाया जाता है। ठीक है, और देखिए हीमोग्लोबिन के बारे में और देखते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया या रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है, और अधिकता सिड्रोसिस नामक रोग हो जाता है। आगे देखिए, अब बात करते हैं आरबीसी की आकृति। आरबीसी की आकृति द्विअवतल होती है। याद रखना, आरबीसी की आकृति कैसी होती है? द्विअवतल होती है, यानी कि एक भाग इधर होगा, मतलब ऐसे समझिए, द्विअवतल। जैसे दो अवतल लेंस से उनको एक साथ चिपका देते हैं तो वो द्विअवतल कहलाता है। ठीक है, तो आरबीसी की आकृति द्विअवतल होती है। आर आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, जिन जीवों के अंदर आरबीसी पाई जाती है उनके आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है, लेकिन अपवाद है इसके। ऊंट व लांबा, इनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, प्रकृति में जितने भी जीव हैं जिनके अंदर आरबीसी पाई जाती है उनकी कोशिका यानी कि कणिकाओं में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट व लांबा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब बात करते हैं आरबीसी की संख्या। सामान्य मनुष्य में आरबीसी की संख्या 45 से 55 लाख के बीच होती है। ठीक है, ये सामान्य मनुष्य की बात है। सामान्य मनुष्य के अंदर आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 45 से 55 लाख के बीच होती है। यदि और बात करते प्रकृति में सबसे ज़्यादा आरबीसी किस जीव के अंदर पाई जाती है, तो आंसर आता है ऊँट, और सबसे कम मेंढक के अंदर और कुत्ते के अंदर पाई जाती है आरबीसी। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल 90 से 120 दिन होता है। ठीक है, यानी कि आरबीसी कितने दिनों तक जीवित रह सकती है? 90 से 120 दिन के बीच में। ठीक है, आरबीसी की मृत्यु की बात करें तो आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में हो जाती है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। पूछा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को या स्प्लीन को कहा जाता है। एक ही बात है, प्लीहा को अंग्रेजी में स्प्लीन कहा जाता है। ठीक है, ये तो होगी सामान्य मनुष्य की, यानी कि सामान्य मनुष्य में आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा के अंदर होती है, जबकि भ्रूणावस्था में आरबीसी की मृत्यु लीवर के अंदर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, जब मलेरिया हो जाता है, मलेरिया बुखार हो जाता है या मलेरिया नामक रोग हो जाता है, तो आरबीसी की संख्या घट जाती है। पूछा जाता है मलेरिया में किस रक्त कणिका की संख्या घट जाती है? उसमें लिखा होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। ठीक है, तो आंसर क्या है उसका? आरबीसी, यानी कि मलेरिया नामक रोग में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है आरबीसी का हमारे शरीर में कार्य क्या है। जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो आरबीसी उस ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हमारे शरीर में परिवहन करती है। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन कौन कराता है? आरबीसी। ठीक है, और बात करते हैं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है हमारे शरीर में? वो भी लाल अस्थि मज्जा में होता है। धन्यवाद।